नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औपनिवेशिक नीति की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पर यह कहानी हम देखेंगे एक ऐसी नायिका के नजरिए से जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन जिनकी बहादुरी ने इतिहास की धारा को चुनौती दी। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों के जहन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। उनसे भी दशकों पहले एक और रानी थीं जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधी चुनौती दी थी। तो वो कौन थीं? जी, उनका नाम था रानी चेन्नम्मा। 1778 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव काकीती में उनका जन्म हुआ और वो कित्तूर की रानी बनी। लेकिन वो सिर्फ नाम की रानी नहीं थी, वो एक शानदार घुड़सवार, तलवारबाज और एक बहुत ही काबिल मिलिट्री लीडर भी थी। रानी की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आईं। पहले 1816 में उनके पति राजा मल्लस सर्ज नहीं रहे और फिर 1824 में उनके इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। अपने राज्य को बचाने और उसके भविष्य को अंधकार में जाने से रोकने के लिए उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया ताकि कित्तूर का वंश आगे बढ़ सके। और बस यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस गोद लेने की प्रक्रिया को मानने से साफ मना कर दिया। ये कित्तूर की संप्रभुता पर एक सीधा हमला था और रानी के फैसले को पूरी तरह से नकार दिया गया था। अब अपने इस कदम को सही ठहराने के लिए अंग्रेजों ने एक नीति का इस्तेमाल किया। एक ऐसी नीति जो आगे चलकर इतिहास में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत के नाम से बदनाम हुई। ये असल में रियासतों को हड़पने का एक राजनीतिक हथियार था। देखिए, ये सिद्धांत बहुत ही सीधा साधा था। इसके मुताबिक अगर किसी रियासत के राजा की मौत हो जाती है और उनका अपना कोई बेटा नहीं है, मतलब कोई जैविक पुरुष वारिस नहीं है, तो वो राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर हो रही थी। एक तरफ थी सदियों पुरानी भारतीय परंपरा जो शासकों को अपना वारिस गोद लेने का पूरा अधिकार देती थी, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश नीति जिसने इस अधिकार को सिरे से खारिज कर दिया। ये भारतीय संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला था। और यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। रानी चेन्नम्मा इस अन्याय भरी नीति का शिकार होने वाले शुरुआती लोगों में से थीं। सोचिए, ये बात है 1824 की, जबकि लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को बड़े पैमाने पर लागू करना शुरू किया था 1848 के बाद। इससे रानी चेन्नम्मा का विद्रोह और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और हथियार उठाने का फैसला किया। और यहीं से शुरू हुआ 1824 का ऐतिहासिक कित्तूर विद्रोह। अक्टूबर 1824 में ब्रिटिश कलेक्टर सेंट जॉन थैकरे ने कित्तूर पर हमला बोल दिया। पहली लड़ाई में रानी चेन्नम्मा की सेना ने सांगोली रयन्ना जैसे बहादुर कमांडरों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और थैकरे को मार गिराया। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो एक ज्यादा बड़ी और बेहतर सेना के साथ वापस लौटे। कई दिनों तक किला घिरा रहा और आखिर में कित्तूर का किला अंग्रेजों के हाथ लग गया और रानी को बंदी बना लिया गया। उन्हें बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया, लेकिन उनका हौसला वो कभी नहीं टूटा। 1829 में कैद में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, पर उन्होंने हार कभी नहीं मानी। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रतिरोध की एक अमर मिसाल बन गई। कित्तूर की कहानी का अंत तो कैद में हुआ, पर जिस नीति ने ये सब किया था उसकी तो ये बस शुरुआत थी। अब ये पूरे भारत में बहुत बेरहमी से लागू होने वाली थी। और इस काम को अंजाम तक पहुंचाया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 से 1856 के बीच उन्होंने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ब्रिटिश साम्राज्य फैलाने का एक बड़ा और असरदार हथियार बना दिया। सतारा, जैतपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर, लिस्ट बहुत लंबी है। एक के बाद एक कई बड़ी और ऐतिहासिक रियासतों को इसी एक नीति का इस्तेमाल करके हड़प लिया गया। लेकिन सवाल उठता है, ये सब क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ सत्ता की भूख थी? नहीं, असली वजह थी पैसा। इन सभी विलयों से ईस्ट इंडिया कंपनी की सालाना कमाई में करीब 40 लाख पाउंड का इजाफा हुआ। तो ये नीति सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने की नहीं थी, बल्कि मुनाफा कमाने की भी थी। अब जाहिर है, इस तरह राज्यों को हड़पने की नीति से पूरे भारत में जबरदस्त गुस्सा भर गया। ये गुस्सा अंदर ही अंदर सुलगता रहा
और आखिरकार 1857 के महाविद्रोह के रूप में फूट पड़ा। इस विद्रोह के बाद 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने सीधा शासन संभाला, तब जाकर इस नीति को खत्म किया गया। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। 1857 से कई दशक पहले एक रानी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज हम उनकी विरासत को कैसे याद करते हैं? उनकी याद आज भी हमारे बीच जिंदा है। कर्नाटक में हर साल कित्तूर उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बैंगलोर, हुबली और नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में भी उनकी मूर्तियां लगी हैं। उनके किले में एक म्यूजियम है और भारतीय कोस्ट गार्ड के एक जहाज का नाम भी कित्तूर चेन्नम्मा रखा गया है। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम रानी चेन्नम्मा जैसे शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े विद्रोहों से बहुत पहले प्रतिरोध की आग जलाई थी, तो क्या इससे भारत की आज़ादी के लंबे और मुश्किल संघर्ष को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल जाता?